नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। इसमें क्लास 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस के टॉप 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी या ए तथा बी दोनों के गुण हों और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। सर्वाहारी का मतलब होता है जो मांस या मांसाहारी का भी सेवन करता हो, और शाकाहारी अर्थात पौधे या वनस्पतियों पर आधारित भोजन को करता हो। तो सर्वाहारी के लिए दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात ए और बी, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, अर्थात गलत पूछ रहा है? विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी1 घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विटामिन बी1 से घाव नहीं भरा जाता है। यहाँ पर विटामिन बी1 से क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी हमें रोग होता है, और इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करेंगे तो थायमिन इसके रासायनिक नाम को कहा जाता है। तो इस आधार पे बी ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। खनिज और अभावजन्य रोग, इसको हम मैच करेंगे, देखेंगे कैल्शियम की कमी से हमें अस्थि क्षय का रोग होता है, यानी हड्डी की कमजोरी का रोग होता है। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा यानी कि ग्वाइटर रोग होता है, और लौह की कमी से हमें दंत क्षय नहीं होता है। इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस आधार पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत करने के साथ साथ हमारी वृद्धि को भी डिसाइड करता है, यानी कि बॉडी कितनी तेजी से ग्रोथ करेगी। अगर प्रोटीन की भरपूर मात्रा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर धीमी गति से वृद्धि करेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तागा यानी धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं का मतलब गलत है, और इस प्रकार के यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम लोग जल्दी जल्दी में सही देखकर ही आंसर करके चले आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखते हैं, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है। रुई के लिए कपास और जूट के लिए हम पटसन का प्रयोग करते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, ये भी सही है। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ये भी सही है। तो आपका क्या माना जाएगा यहाँ पे? सही ऑप्शन बी ऑप्शन, क्योंकि जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि पटसन से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है? संश्लिष्ट का मतलब होता है रासायनिक, जिनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। तो फ्लैक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक। ये तीनों ही कृत्रिम तंतु होते हैं, यानी संश्लिष्ट तंतु होते हैं, जबकि रेशम और फ्लैक्स प्राकृतिक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पटसन अर्थात जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। 1, 3, 4 यानी ऑप्शन सी। केरल में प्रमुख रूप से इसकी खेती नहीं होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। पटसन यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा जल में विलेय है? ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस। तो देखिए, ऑक्सीजन का तो फॉर्मूला ही H2O है, यानी कि जल में विलेय होता है। ये ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, और ये जल में विलेय होता है। इसके बाद सिरके की अगर हम बात करें, ये भी होता है, और नींबू का रस भी। लेकिन मिट्टी का तेल नहीं होता है, क्योंकि मिट्टी का तेल ऊपर तैरने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1, 2, 4 ये तीनों ही क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट
तेल लगा कागज, गत्ते का डिब्बा, कांच। उपयुक्त में से कौन सा पदार्थ पारभासी होता है? तो पहले आप पारभासी को समझ लीजिए। 3 कंडीशन होती हैं। एक होती है पारदर्शी, जिसमें पूरी तरीके से आर पार दिखता है। एक होता है अपारदर्शी, जिसमें आर पार नहीं दिखता है। और पारभासी में होता है कि आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता है, कुछ धुंधला दिखता है। तो अब आप बता सकते हैं स्टील की प्लेट तो क्या हो गई? अपारदर्शी हो गई, तो ये हटा दीजिए। तेल लगा हुआ कागज़ क्या होता है? अगर आप देखें कागज़ पे जब आप तेल लगा देते हैं तो हल्का हल्का दूसरी तरफ देखने में हमें समझ में आता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता है। गत्ते का डिब्बा, इसमें भी जो है कि क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से अपारदर्शी हो जाएगा और कांच पारदर्शी हो जाएगा। तो आपसे पारभासी पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल 2, तेल लगा हुआ कागज़ पारभासी होता है जिसमें स्पष्ट रूप से साफ नहीं दिखाई देता है लेकिन उस पार या पारदर्शी के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जैसे पीतल चमकदार होता है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो देखिए ये गलत हो जाए क्योंकि एक ही पदार्थ की वस्तुएं नहीं बनी होती हैं। कोई कार्बन की होती है, कोई जर्मेनियम की होती है, कोई सिलिकॉन की होती है, बहुत सारे अलग अलग पदार्थों की वस्तुएं बनी होती है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होता है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र करने के बाद काम नहीं करना पड़ता है, या उपयुक्त सभी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि वर्ष में कुछ ही समय तक केवल फूल में रस होता है, बाकी समय फूल सूख जाते हैं। तो इसलिए मधुमक्खियां भी केवल उस समय ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्तारण और निस्यंदन। तो कह रहा है कौन सा पृथक्करण की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों ही जो है कि पृथक्करण की विधियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन, जेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, संतृप्त विलयन। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी आत्मा तृप्त हो गई, यानी कि भोजन करके जब हमको लगता है कि अब इससे अधिक हम नहीं खा सकते हैं। इसका मतलब आप किसी चीनी को अगर आप किसी पानी में घोल रहे हैं तो एक लिमिट के बाद, यानी एक स्तर के बाद क्या होगा कि वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी क्योंकि पानी बहुत अधिक मीठा हो चुका होगा, अर्थात संतृप्त हो गया होगा विलयन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी विलीयता बढ़ती है, उसमें फिर और अधिक मात्रा में चीज़ों को हम घोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले। औजारों में लोहे के फलक में बने वलय की में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है, और गर्म करने से वलय निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? जैसे मान लीजिए जब आप कोई फावड़ा देखते हैं अपने यहाँ, या कुदाल होता है और उसमें यहाँ पे एक रिंग बना होता है जिसमें हमें लकड़ी लगानी होती है, तो इसको हम जब गर्म करेंगे तो लकड़ी क्यों घुसेगी? क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और लकड़ी आराम से प्रवेश कर जाती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि उसका आकार बड़ा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 3 और 4, यानी नमक का जो पानी में घुला हुआ है तो हम नमक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं पानी को गर्म करके, भाप के रूप में अगर हम उड़ा देते हैं। दूसरा, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को जब बर्तन में बदला जाता है लेकिन अभी उसने मिट्टी को पकाया नहीं है तो बाद में क्या कर सकता है, उस बर्तन को तोड़ के दोबारा मिट्टी प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन को पका दिया जाता है आग की भट्टी में तो वो मिट्टी के रूप में वापस प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये आपका 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है कि रिवर्स किया जा सकेगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, मूलांकुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
केवल 5 मूलांकुर अर्थात जड़ों को कहा जाता है, जो कि पुष्प यानी कि फूल के बाह्य विभिन्न भागों में नहीं आता है, बल्कि ये पेड़ के भाग के रूप में आता है अर्थात जड़ के रूप में। इसको फूल का भाग नहीं कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर अगर हम चलें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों की जड़ें, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कौवा मांसाहारी जीव है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात यहाँ पे असत्य पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत कहा गया है। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कौवा मांसाहारी नहीं बल्कि शाकाहारी होता है। और फिर यहाँ पे देखिए सभी पौधे, तो सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को नहीं खाता है। कुछ पौधों के हम फूल खाते हैं, कुछ पौधों की हम जड़ खाते हैं, कुछ पौधों की हम तना खाते हैं। तो इस आधार पर दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो असत्य क्या हो गया? 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। शेर एवं बाघ शाकाहारी, पालक, फूलगोभी, दूध, पनीर, घी, दही। तो देखिए दूध, पनीर, घी, दही ये सभी जंतुओं के द्वारा उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे उनके दूध से बनते हैं। शाकाहारी की बात करें तो पादप और पादप के उत्पाद खाते हैं। पालक और फूलगोभी सब्जियां हैं। वहीं शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, यानी मांसाहारी हैं। तो इस आधार पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे यानी रुक्षांश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 1 और 2। क्या हो जाएगा? खनिज लवण और विटामिन को हम पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, जबकि आहारी रेशे यानी रुक्षांश हैं ये पोषक तत्व के रूप में नहीं माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पूछ रहा है भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों ही सही स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो देखिए शर्करा भी और मंड दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये इसको हम क्या मानेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे आटे से बनी रोटी, तो उसमें भी जल होता है। चावल पकाया हुआ जिसमें जल से पकता है, या जो पत्तियाँ या सब्जियाँ जो खाते हैं उसमें भी जल की मात्रा होती है। और जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में सूची विटामिन ए और विटामिन से की कमी से जो रोग हो सकते हैं उसके बारे में पूछा गया है। विटामिन ए से हमें क्या हो सकता है? तो विटामिन ए से हमें विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता अर्थात रतौंधी रोग, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे कि पहले का 3 है, यानी ए का 3 दिया हुआ है और बी का फर्स्ट दिया हुआ है, तो इस आधार पे आपका, और सी का 4 दिया हुआ है, तो आंसर हो गया ए ऑप्शन 3, 1, 4, 2। तो ये थे दोस्तों टॉप 25 MCQs जो हमने क्लास 6 की NCERT बुक साइंस पे आधारित बनाए हैं। अभी इसके 1 से 2 वीडियो और आएंगी, तब जाके क्लास 6 के हमारे जो टॉप MCQs हैं वो कंप्लीट होंगे। और इसी तरीके के हम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल के द्वारा शुरुआत की गई ये जो प्रयास है आपको पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ